Namaskar. Do you know what is the significance of 14th July in the world history? Yes, on 14th July every year, the French Revolution Day is celebrated. But why? The French Revolution started on 14th July 1789. On this day, 14th July 1789, the people of France attacked the Bastille Fort, a symbol of autocratic power. You are watching the Bastille Fort in this picture, and the French people attack on it. Now, July 14th is celebrated as Bastille Day, means French National Day. You are watching the present scenario of France and the capital city of Paris. On the day, French people celebrate as Independent Day from the autocratic government. The French Revolution of 1789 was the important event in the modern history. You are watching the Bastille Fort in the right side, and in the left hand side you are watching on the screen that is the map of Europe, and red color is highlighted with the country France. But why did this revolution happen? Why did the people attack Bastille Fort? So, what is the history behind it? Let's know about it. At that time, in 1789 and before, France was ruled by the autocratic King Louis XVI. He became the King of France in 1774. He belonged to the Bourbon family of France. He was a very autocratic ruler. ऑटोक्रेटिक रूलर का मतलब होता है ऐसा राजा जो किसी और की नहीं सुनता, ठीक है, स्वेच्छाचारी होता है, खुद निर्णय लेता है. ही वॉज मैरिड टू द प्रिंसेस एंटोनेट ऑफ ऑस्ट्रिया. किंग लुइस 16 was headed 15,000 servants to look after his wife, Queen Antoinette. You are watching the picture of Queen Antoinette, and she was the belonged to the ऑस्ट्रिया. वो फ्रांस ऑस्ट्रिया की थी और उसकी शादी फ्रांस के राजा लुई 16वें के साथ होती है, और लुई 16वां इनकी देखभाल के लिए 15,000 कर्मचारी लगा देता है. और ये जो है वहाँ की सोसाइटी को अच्छा नहीं लगता. क्यों? क्योंकि सारे खर्च जो हैं, जो सरकारी खर्च है, वो इस पर हो रहा है. At that time, during 18th century, the France society was divided into three classes called three estate. First estate में इंक्लूड थे क्रिश्चियन कैलर्गी, यानी जो ईसाई पादरी थे. सेकेंड स्टेट was the of the people of France that was called upper class, जिसमें नोबल्स एंड फेडरल्स यानी फेडरल लॉर्ड्स यानी राजा और सामंत ये लोग शामिल थे. थर्ड स्टेट वाज इंक्लूडेड फार्मर, ट्रेडर, एम्प्लॉयज, आर्टिशियन एंड ऑल द अदर पीपल्स. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. फर्स्ट स्टेट में केवल पादरी हैं जो केवल 1% होंगे, और सेकंड स्टेट में राजा और सामंत लोग थे, और तीसरे स्टेट में जनता थी. और देर वर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस. वन वाज द टैक्स दैट वाज कलेक्टेड बाय द चर्च एंड कॉल्ड टाइद, और ये होता था 1/10 किसी भी हिस्से का 1/10 भाग. कैश के रूप में, चेक के रूप में, स्टॉक के रूप में ये चर्च वसूलती थी. सेकंड
टैक्स वाज द टैक्स कलेक्टेड बाय द स्टेट दैट इज़ कॉल्ड टाइल। और ये डायरेक्ट टैक्स होता था, लैंड टैक्स यानी रेवेन्यू टैक्स इसको आप कह सकते हैं, जो फार्मर से वसूला जाता था। और आप ये एक पिक्चर देख रहे हैं दाईं तरफ, इसमें आप देखेंगे कि जो पहले दो वर्ग हैं वो एक तीसरे व्यक्ति के ऊपर उसकी कमर पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। ये क्रिटिसिज्म करने वाला पिक्चर होता है जो दिखाता है कि सारे के सारे टैक्स का बर्डन जो है जनता पे था। फर्स्ट टू क्लासेस ऑफ फ्रेंच सोसाइटी ऑफ अपर क्लास नोबिलिटी और फेडरल, इनको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। ऑल बर्डन ऑफ ऑल टैक्सेस वाज ऑन द जनरल पीपल्स। अब इसके पीछे क्या पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड इमीडिएट कॉजेज थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बिहाइंड में, तो वो देखते हैं। जो उसके प्रमुख कॉजेज थे उसमें था किंग लुई 16 और उसका ऑटोक्रेटिक होना। सेकंड वन था टाइड और टाइल जैसे हैवी टैक्स जो सारे पब्लिक को पे करने पड़ते थे। थर्ड था रॉन्ग टैक्स सिस्टम, यानी अपर क्लास जो है वो टैक्स फ्री थी। तीसरा था मिस यूजिंग ऑफ टैक्स मनी बाय द किंग, सीडिंग मनी लाइक वाटर ऑन द क्वीन ऑफ फ्रांस, पानी की तरह से वो अपनी रानी पर पैसा खर्च कर देता था। करप्ट गवर्नमेंट थी, इसके कारण से मिडिल क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा ये था कि वो हाई क्वालिफाइड होने के बावजूद भी उनको कोई भी पोजीशन वाली पोस्ट नहीं दी जाती थी। मिलिट्री एंड अदर पोस्ट बीइंग हेरिडिटरी, यानी मिलिट्री की जो और उच्च पद होते थे उनको बेच दिया जाता था। एक्सप्लॉयटेशन था कॉमन पीपल का। डिसकंटेंट इन द आर्मी, आर्मी में भी असंतोष था। इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, और जैसे औद्योगिक क्रांति आई तो लोगों में बेरोजगारी छा गई। हैवी डेप्थ ऑन फ्रांस, फ्रांस पर भारी कर थे। और मनी लेंडर लीडिंग बाय फ्रांस टू अमेरिका, और अमेरिका से फ्रांस ने बहुत सारा ऋण उधार लिया जिसके कारण से भी पीपल में, पब्लिक में असंतोष था। इमीडिएट कॉज क्या होता है? ऑन 5 मई 1789 लुई 16 कॉल ए मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल एंड पास सम न्यू टैक्सेस। In the session of the State General, the king refused to accept the demand of people. In protest, the people gathered in the tennis court of Versailles on 20 May 1789 and demanded to make a new constitution. This demand was accepted by the king, and bugle of the revolution rang in the first session of the State General itself. On July 1789, the public attack on the Bastille Fort, a symbol of tyranny of the old regime and the bugle of the French Revolution, was sounded। यानी हुआ क्या था कि राजा जो है उसने एक असेंबली की मीटिंग बुलाई, उसमें जनता भी आई और जनता ने जो डिमांड रखी राजा ने उनको नहीं माना, तो जिसके कारण से फिर बाद में स्टेट जनरल की कुछ बातों को उसने मान भी लिया और यहाँ इस सेशन के अंदर जो है जनता ने फिर उस पर अटैक कर दिया। व्हाट हैपन ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्या होता है उस दौरान? पब्लिक बास्टिल फोर्ट पर अटैक कर देती है, उसको तोड़ दिया जाता है। लुई 16 की जो नेशनल असेंबली है उसकी पावर्स को रेबलाइज कर दिया जाता है और 4 अगस्त 1789 को असेंबली एक ऑर्डर पास करती है वहाँ की, जो फेडरल सिस्टम ऑफ टैक्स को एबॉलिश कर देती है, समाप्त कर देती है। ड्यूटीज़ को, ऑब्लिगेशंस को, चर्च की प्रॉपर्टी को रिलीजियस प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जाता है। ये होता है। उसके बाद और क्या होता है कि जो नेशनल असेंबली है वो एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूट करती है 1791 में, और उसके द्वारा जो पावर्स हैं उसको 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है, एक लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। और 1 पीपल 1 वोट का अडॉप्ट कर लिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है वो फ्रांस के अंदर अडॉप्ट की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची में क्या होता है, एक प्रकार का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है
जिसमें सुप्रीम रूलर तो राजा ही होता है, लेकिन उसकी ऑल पावर्स आर लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ, और लेकिन उसकी जो शक्तियाँ वो कानून के द्वारा लिमिटेड कर दी जाती है। दैट मीन्स ही कांट रूल आर्बिट्रेटरी, यानी वो अपनी मन मर्जी से अब राज नहीं कर सकता। द लॉ बाइंडिंग द किंग में रिटन या अनरिटन, लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। और ऐसे कई सारे देश हैं जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची आप दुनिया में देख पाएंगे, जैसे ब्रिटेन है, जापान है। अब ब्रिटेन में राजा भी होता है, लेकिन जनता जो है अपना प्रधानमंत्री इलेक्ट करती है। तो ये आप वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं, जिसमें जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, नॉर्वे, स्वीडन, इंग्लैंड, फ्रांस, इसके साथ साथ कनाडा। तो इन बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची ही है, यानी संवैधानिक राजतंत्र है। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के इफ़ेक्ट क्या होते हैं? इसके कारण से स्टेट जनरल का नेम बदल दिया जाता है और उसको नेशनल असेंबली कर दिया जाता है, जिसकी पिक्चर आप दाईं तरफ देख रहे हैं। फ्रांस के अंदर एक न्यू फ्लैग अडॉप्ट किया जाता है जिसमें ट्राई कलर होते हैं। ये आप फ्लैग देखिए, जिसके अंदर ब्लू, वाइट एंड रेड कलर अडॉप्ट किया जाता है। और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के कारण जो नेशनल असेंबली है उसको इसने एक कानून और पारित किया था, 1 वोट 1 पर्सन का। तो वो अडल्ट मेल जो हैं वो वोट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो फीमेल हैं उनको वोट का अधिकार नहीं था। इसके अनुसार क्या होता है और आगे इफ़ेक्ट क्या होते हैं? तो जो अडल्ट मेल हैं उनको वोट देने का अधिकार मिलता है, और इसमें से भी ऑल जो अडल्ट मेल होते हैं, नौजवान युवा होते हैं, उनको सबको वोट का अधिकार नहीं है। केवल एक्टिव सिटीजन ही वोट कर सकता है, और उसमें भी केवल मनुष्य, पुरुष, और ओनली मैन हु इज़ वाज मोर देन 25। एक लिमिट तो ये थी कि 25 वर्ष की उसकी एज हो। सेकेंडली, दोज हु यूज टू पे टैक्स इक्वल टू एट लीस्ट 3 डेज वेजेस, और वो अपनी आमदनी का कम से कम 3 दिन का जो वेजेज है उसका मेहनताना है वो गवर्नमेंट को टैक्स देता हो। वोमेन एंड अदर मैन वर कॉल्ड पैसिव सिटीजन एंड डिड नॉट हैव टू राइट द वोट। और जो ये 25 साल की उम्र जिनकी नहीं थी और जो 3 दिन का वेजेस गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में नहीं देते थे, उन पुरुषों को और महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। द नेशनल असेंबली ग्रांटेड द राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट या वर्क टू एस्टेब्लिश नेशनल फैक्ट्रीज टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। हालांकि सरकार ने जो नेशनल असेंबली बनाई उसने ये गारंटी दी लोगों को कि वो एक नेशनल फैक्ट्री, राष्ट्रीय उद्योग लगाएंगे, और जिसके द्वारा रोज़गार इंक्रीज हुए। तो ये आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन में क्या डिफरेंस था। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल्स, इसमें कुछ सिंबल्स भी यूज किए गए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। वो कौन से थे? एक तो थी ब्रोकन चेन, ये थी लिबरेशन ऑफ द स्लेव, उसका उदाहरण थी। स्केप्टर सिंबल ऑफ रॉयल पावर था। रेड सिंबल ऑफ फ्री स्लेव पावर, ये था फ्रीडम ऑफ स्लेव का था, रेड हैट। स्केप्चर था रॉयल पावर का, और ये नीचे आप पिक्चर में देख भी रहे हैं, राजदंड। ब्लू, वाइट एंड रेड कलर जो था ये सिंबल था नेशनल कलर का। और जो वोमेन विद विंग्स, ये आप नैनो वाली स्त्री इसको कहा जाता है, ये सिंबल थी ह्यूमन फॉर्म ऑफ लॉ की। लेकिन इसके जो रिजीम्स थे क्या वो सारे सही थे? तो ऐसा तो नहीं था। उसके पीछे क्या था कि उसके अंदर भी कुछ शॉर्ट कमिंग थी। जो न्यू गवर्नमेंट थी उसमें क्या था कि जो एक्टिव सिटीजन है वही राइट टू वोट कर सकते थे, पैसिव सिटीजन को वोट का अधिकार नहीं था, फीमेल्स को अधिकार नहीं था। इसके बाद क्या घटनाएं घटित होती हैं वहाँ पर? तो उसमें लास्ट में 10 अगस्त 1792 में जो मेंबर है जैकोबिन क्लब के, जिसको वहाँ पर जैकोबिन क्लब कहा जाता था, उसके लीडर थे रॉबेस्पियर।
वो एक न्यू रिजीम कर देते हैं, नया आंदोलन खड़ा कर देते हैं। ये आप देख रहे हैं जैकोबिन क्लब लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रीन के, और राइट साइड में आप ये देख रहे हैं रॉबेस्पियर। On 21st September 1792, France was declared a republic and the new elected assembly was named the Convention। और बाद में क्या होता है कि 1792 में फ्रांस को एक राजतंत्र रिपब्लिक बना दिया जाता है, रिपब्लिक कंट्री, लोकतांत्रिक देश। और इसके अंदर जो नेशनल असेंबली थी उसको कन्वेंशन के रूप में बदल दिया जाता है। यही पिक्चर आपने पहले देखी थी नेशनल असेंबली के रूप में, लेकिन अब इसका नेम चेंज कर दिया जाता है, कन्वेंशन हो गया। और ऑन द 21 जनवरी 1793 लुई 16 वाज एग्जीक्यूटेड ऑन चार्जेज ऑफ द प्लॉटिंग अगेंस्ट फ्रांस। 21 जनवरी 1793 को लुई 16वें को फांसी दे दी जाती है कि उसने फ्रांस का एक्सप्लॉयटेशन किया है। उसके बाद 1793 टू 1794 लगभग 1.5 वर्ष का जो काल है, समय है, वो रॉबेस्पियर ने रूल किया ब्रंटली, एंड हिज रूल वाज कॉल्ड द पीरियड ऑफ टेरर। आतंक का शासन कहलाया वो, बहुत ही क्रूल ये किंग बनता है, वहाँ का गवर्नमेंट चलाता है ये। और लेटर इन द जून 1794 रॉबेस्पियर वाज बी हेडेड ऑन द गैलोटीन। गैलोटीन एक मशीन होती थी, ये आप देख रहे हैं पिक्चर की, एक रस्सी खींची है, उस पर एक ब्लेड है, नीचे आदमी को लेटा दिया जाता है और ये रस्सी छोड़ते ही कटर जो है गर्दन को काट देता था। ये गैलोटीन बनवाई थी उस दौरान में रॉबेस्पियर जैसे राजाओं ने, लेकिन एक दिन आखिर में रॉबेस्पियर को ही इसके नीचे भी हेडेड कर दिया जाता, उसकी गर्दन काट दी जाती है। Then after the death of Robespierre, the rule of France went to the rich people of the middle class। बीच के मध्यम वर्ग के पास इनकी सरकार वहाँ की चली जाती है। और वो क्या करते हैं, वो 5 मेंबर की एक डायरेक्टरी, 5 मेंबर होते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स उनको दी जाती है, जिसको डायरेक्टरी का नाम दिया जाता है। और ये गवर्नमेंट चलाती है फ्रांस की। जैसे तैसे करके ये गवर्नमेंट आगे बढ़ती है, लेकिन उसके बाद ये जो 5 मेंबर की गवर्नमेंट थी, सदस्य थे ये, जिसको क्या बोलते थे, डायरेक्टरी, तो ये सरकार तो चलाती, लेकिन उतना अच्छा सरकार इनकी नहीं चल पाती है। तो बाद में इस परिस्थितियों का एडवांटेज, इन ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, इसका फ़ायदा उठाता वहाँ का एक व्यक्ति जिसको बोलते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। वो ही डायरेक्टरी को एबोलिश कर देता है 1799 में, और ख़ुद को वहाँ का एम्परर घोषित कर देता है। ये आप पिक्चर देख रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट की। और नेपोलियन बोनापार्ट फिर वहाँ पर राजा बनता है, और ही इम्प्लीमेंटेड द सिविल कोड इन 1804। और जिनको हम कहते हैं नेपोलियन सिविल कोड, इनको आप क्लास 10th में भी पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी। और इसने क्या सिविल कोड में अडॉप्ट किया वो भी आप देखिए स्क्रीन पे। तो जो उन्होंने रिफॉर्म किए वो ये थे: इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी, सिंपल डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फ्री एंड फार्मर फ्रॉम द serfdom, free of the jagirdar from taxes, federal system ended, improved the traffic and communication system, and measure applied the same scale as the weight, implemented the national currency throughout the country। उसने क्या किया, सबके लिए समान कानून बनाए, प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी दी, प्रशासन का बराबर में विभाजन किया, फार्मर को जो है दास्ता से मुक्त कराया, जागीरदारी प्रथा के ऊपर जो टैक्स थे वो ख़त्म किए, फेडरल सिस्टम को समाप्त किया, यातायात और संचार के साधनों को इम्प्रूव किया, माप तोल की प्रणाली पूरे देश में एक जैसी लागू की गई, और देश के लिए एक नई करेंसी लागू वहाँ पर की गई। इन 1815 में एक युद्ध होता है वहाँ पर बाद में, बैटल ऑफ वाटरलू जिसको कहते हैं। उसके अंदर
जो है ये नेपोलियन बोनापार्ट बुरी तरह से हार जाता है, डिफीटेड हो जाता है और उनको जेल में डाल दिया जाता है, प्रिजनमेंट दे दी जाती है। और उसको बाद में वियना पीस ट्रीटी या जिसे हम वियना कांग्रेस कहते हैं, वो हेमिलेटिंग टर्म्स यानी क्रूर उनके ऊपर शर्तें लाद दी जाती हैं फ्रांस के ऊपर, नॉट ओनली ऑन द नेपोलियन बोनापार्ट बट आल्सो ऑन द कंट्री। और इस वियना ट्रीटी में क्या होता है कि जितने भी आफ्टर एंडिंग द चेंज ऑफ द यूरोप ब्रॉट अप अबाउट बाय द नेपोलियन वॉर वाज रिस्टोर्ड टू द बार्बन डायनेस्टी। जो नेपोलियन बोनापार्ट ने जीते थे ना इससे यूरोप के, उन सबको वापस रिस्टोर कर दिया जाता है, यानी उसके जीता हुआ युद्ध किए हुए जो भी उसने साम्राज्य बढ़ाया था वो सब कैंसिल कर दिया जाता है। दी टेरिटरीज वन बाय द नेपोलियन वर टेकन अवे, और उनसे उसने जितनी भी टेरिटरीज को जीता था वो सब भी वापस कर दी जाती हैं। बाई एस्टेब्लिशिंग न्यू स्टेट ऑन द बॉर्डर ऑफ द फ्रांस द पावर ऑफ फ्रांस वाज रिड्यूस्ड। और जो उसके फ्रांस की पावर्स को कम करने के लिए उसके चारों ओर छोटे छोटे देश बना दिए गए ताकि वो दोबारा से उभर ना पाए। इन 1850 फ्रांस इशूड ए पोस्टेज स्टैम्प डिफाइटिंग मैरिन एंड एलिगोरी ऑफ द फ्रेंच नेशन। ये एक आपके लिए अतिरिक्त सूचना थी। बाद में जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इससे पूरी वर्ल्ड को क्या बेनिफिट हुआ या उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ, क्या मिला, तो वो था द फंडामेंटल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ने से मिला था लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, इन्फ्लुएंस टू द होल वर्ल्ड, ये वो मिले थे। इन 1848 स्लेवरी वाज abolished from all the colonies of the फ्रांस, और ये भी एक इफ़ेक्ट हुआ था इसका। एंड इन 1946 वोमेन गॉट राइट टू द वोट इन फ्रांस। तो ये था आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन से संबंधित एक हिस्ट्री का परिदर्श है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।